नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम इनसे मिलिए में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। दर्शकों, कार्यक्रम इनसे मिलिए में हम आपको हिमाचल की कुछ खास शख्सियतों से मुलाकात कराते हैं जिनके जीवन ने डाला होता है समाज पे एक इम्पैक्ट। और दर्शकों, जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं ना, जो आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, अगर मैं कहूँ कि ऊपर वाले का रहम इन पे है या ऊपर वाले का हाथ इनके साथ है तो मैं शायद गलत नहीं होऊंगा। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं सरबजीत सिंह बॉबी, जिनको अक्सर हम कहते हैं वेला बंदा बॉबी, और समाज सेवी हैं ये। बहुत सारे ऐसे समाज से रिलेटेड कार्य ये करते हैं, चाहे हम बात करें रक्तदान शिविर की जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, या फिर रोटी बैंक की, लंगर ये चलाते हैं, फ्यूनरल वैन भी ये चलाते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं वेला बंदा बॉबी। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार हर्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे दोबारा से दूरदर्शन पर बुलाने के लिए। जी सर, आपकी जो लाइफ है ना वो सब लोगों के लिए मुझे लगता है कि प्रेरणा का स्रोत है। और आपने अपने जीवन में बहुत सारे समाज सेवा से रिलेटेड कार्य किए हैं, बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं। और कई बार सर ये होता है कि जो ऊपर वाला होता है ना, वो जब खुद नीचे नहीं आता पर किसी के हाथ में अपना हाथ देकर वो सारे कार्य कराता है, तो मुझे लगता है आप बिल्कुल उसके लिए एक परफेक्ट फिट हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हम सब लोग तो आपको जानते हैं वेला बंदा बॉबी के नाम से, तो ये जो टर्मिनोलॉजी आई ना वेला बंदा, इसके बारे में क्या स्टोरी है? देखिए, ये वेला बंदा की स्टोरी मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में शेयर कर चुका हूँ। बात बेला आदमी की नहीं है, लेकिन जो ये मेरा काम है ये अब एक पहचान बन चुका है। बेला बॉबी की एक स्टोरी थी कि एक आदमी जो मेरा एक दोस्त था, उसने जब रिज मैदान पर ब्लड डोनेट किया, हम्म। फिर कहने लगा इसके बाद कहाँ जाओगे। मैंने कहा इसके बाद लंगर जाऊँगा। तो उसने वो कटाक्ष करते हुए मेरे बारे में एक पोस्ट लिखी जो कि बहुत वायरल हुई कि ऐसा बेला मुझे भी बनना है। तो वो बेला शब्द जुड़ गया। जी। लेकिन सच में हर्ष जी, ये सारी कृपा प्रभु के द्वारा ही है। हम्म। अदरवाइज़ मैं कुछ भी ना कर पाता है। अगर वो मेरे को आज हटा दे तो मैं आज भी हट जाऊं। जी। ये सारी कृपा हमेशा ही सबके ऊपर भगवान की रहती है। शिमला में मेरे को ये सेवा का सौभाग्य मिला हुआ है, जी। और हिमाचल का जो सबसे बड़ा अस्पताल है उसमें हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरे जैसे आदमी को भगवान ने चुना इस सेवा के लिए। जी सर, कुछ लोग आपको कहते हैं कि भगवान ने फरिश्ता भेजा, आपको फरिश्ते की तरह मानते हैं वो लोग, क्योंकि बहुत पुण्य के कार्य आप करते हैं। और जब हम लंगर की बात करते हैं, लोगों को खाना खिलाने की बात करते हैं, इससे बड़ा पुण्य का कार्य तो कोई हो ही नहीं सकता। और ख़ासकर जब हम हॉस्पिटल की बात करें, हिमाचल के इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आप फ्री में लंगर लोगों को खिलाते हैं। चाहे हम कैंसर पेशेंट्स की बात करें, अटेंडेंट्स की बात करें, बहुत लोग परेशानी में होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति हॉस्पिटल आता है सर, आप भी इस चीज़ आपने खुद भी देखा होगा कि वो कितनी ट्रबल में होता है, कितनी परेशानी में होता है, उसे खाने का भी ध्यान नहीं रहता। और ऐसे मौके पे अगर आप छोटा सा भी उसके लिए कोई फेवर करते हैं तो वो शायद उसको ज़िंदगी भर याद रहता है। तो उसके लिए आपके जो जीवन है वो तो है ही हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज हम थोड़ा रक्तदान के ऊपर बातचीत करना चाहेंगे। तो ये जो रक्तदान का महादान, और जब हम बात करते हैं, जो आपने ये एक मोटो लेके चला है और आपने एक मुहिम चलाई है रक्तदान की, इसके पीछे क्या स्टोरी है और क्या आप अचीव करना चाहते हैं? देखिए, रक्त के बारे में बहुत सारे लोग आज भी डरते हैं। अभी जब मैं स्टूडियो आने वाला था तो मुझे आज भी 2 कॉल्स पेंडिंग है मेरी। जी। ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, जो कि एक बहुत सामान्य सा ब्लड ग्रुप है। और हिमाचल, जिसकी आबादी लगभग 70 लाख क्रॉस कर चुकी है, वहाँ के एक छोटे से अस्पताल में हमेशा ही अगर रक्त की कमी बनी रहती है, हम्म। तो ये मेरा मानना है कि अवेयरनेस की कमी है और लोगों के मन में जो डर है। और जब उनका अपना पेशेंट वहाँ पर एडमिट होता है तब तो वो हज़ारों कॉल्स भी कर देते हैं, लोगों को अप्रोच करते हैं। लेकिन जब किसी का पेशेंट एडमिट होता है तो वो इनिशिएटिव नहीं लेते कि उनको भी स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहिए। जी। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम स्वेच्छा से रक्तदान करें और उसके लिए अपने कुछ दिन निर्धारित कर लें, हम्म। अपना बर्थडे, बच्चों का बर्थडे, पेरेंट्स का बर्थडे, या कोई भी एक दिन निर्धारित कर लें कि हर 3 महीने बाद कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। जी। लेकिन उसके बावजूद रक्त की अगर कमी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जैसे अभी हम बात करते हैं कि एक हम्म। बहुत बड़ी बीमारी से हम निकल कर आए हैं, कोविड, और आजकल सबको और तरह की बीमारियां भी हो ही हुई हैं। जी। तो रक्तदान करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स और भी हैं कोविड के बाद, कि आपका ब्लड हर 3 महीने बाद चेकअप हो रहा है कि आपके बिल्कुल। अंदर कोई और डेफिशिएंसी तो नहीं है। तो रक्तदान करने के फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान बहुत कम है। जी। एक तो आपका रक्त गाढ़ा नहीं होता, और आप किसी की दुआओं में हमेशा शामिल हो जाते हैं। और रक्त ही एक ऐसी चीज़ है कि आपका रक्त
किसी के अंदर किसी को नया जीवन दे रहा है। जी तो मेरा ये मानना है कि रक्तदान द्वारा एक जो भेदभाव है वो भी मिटता है, ऊंच नीच का जो भाव है वो भी मिटता है, जी कि कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति किसी भी जाति के व्यक्ति को ब्लड ग्रुप के माध्यम से ब्लड देता है, ना कि जाति के तौर पर देता है। जी। सर आप लोगों को कन्विंस कैसे करते हैं रक्तदान करने के लिए? क्योंकि मुझे लगता है कि आज की डेट में भी थोड़ा सा लोग थोड़ा सा हेजिटेंट होते हैं, कई बार लोग ब्लड डोनेट नहीं करना चाहते। और आपने शुरुआत में बात बड़ी बेखूबी कही कि जब उनका खुद का अटेंडेंट हॉस्पिटल आता है तो उनको ब्लड चाहिए होता है, पर वैसे नॉर्मली वो केयर नहीं करते। तो लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि आप जाइए रक्तदान कीजिए, आप कैसे लोगों को के साथ बातचीत करते हैं, उन्हें कन्विंस करते हैं? जैसे मेरे को अभी कॉल आई थी मुझे ए पॉजिटिव की, तो मैंने सबसे पहले उसी से पूछा कि आप बदले में कौन सा दे रहे हैं। तो एकदम से लोग रुक जाते हैं कि नहीं, हम तो बदले में दे नहीं सकते, हमारे में कमज़ोरी है। तो फिर उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है कि हम भी तो किसी माँ के बच्चे को लाएंगे आपको रक्त देने के लिए। जी तो जब आप चाहते हैं कि आपके पेशेंट के लिए कोई और रक्तदान करे, तो आप भी किसी के लिए रक्तदान कीजिए। जी तो लोगों को छोटी छोटी प्रेरणाएं देनी पड़ती हैं, और रक्तदान करने से वाकई कोई कमज़ोरी नहीं आती। बिल्कुल। मैंने भी बहुत बारी रक्तदान किया, लेकिन अब क्योंकि बहुत सारा टाइम बीत चुका है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो आजकल मैं नहीं देता। लेकिन बहुत सारा मेरा भी एक संकल्प रहता था कि अपने बर्थडे वाले दिन तो देना ही देना है, जी और बीच बीच में जब कोई कॉल आती है तो देने जाना है। अपने बेटे को भी यही बताता हूँ कि तुमने भी रक्तदान करना है, और बड़ा छोटा सा इनिशिएटिव है ये रक्तदान करना। जी और अगर आप इसको प्रैक्टिकली समझेंगे कि 24 घंटे में आपका वो रक्त की पूर्ति हो भी जाती है, बिल्कुल। जितना रक्त आप देते हैं। बॉडी को जितना चाहिए उसने हर चीज़ अपने आप ले लेनी है। जी कितनी ऑक्सीजन उसको चाहिए, कितना ब्लड चाहिए, कितना विटामिन, कितना उसको जी। क्या क्या चाहिए, और वो और अपने। साइंटिफिकली भी हम कहते हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो कहते ही हैं कि आप हर 3 महीने के बाद रक्तदान कीजिए। आपके जो नया जब रक्त बनता है तो आपको एक नया एनर्जी लेवल भी मिलता है, और एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है कि आपने किसी व्यक्ति को अपना रक्त किसी दिया, की किसी दुआओं की। में आप जी शामिल हो रहे हैं। जी जब आप किसी का जीवन बचा रहे हैं तो आप सोचिए आप उसकी दुआओं में शामिल हो गए, जी कि जब आपने किसी को रक्तदान दिया। अदरवाइज तो आपको कभी ये मौका मिलना ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आपको लोग वेला बंदा बोलते हैं, पर मुझे ये पता है और हमारे दर्शक भी ये जानते हैं कि आपका जो टाइम का शेड्यूल है, मुझे लगता है कि अगर हम कहें कि कोई भी व्यक्ति इतना ज़्यादा बिजी नहीं हो सकता जितना आप बिजी हैं, क्योंकि इतने सारे हॉस्पिटल्स में आप फ्री लंगर चला रहे हैं और एक फ्यूनरल वैन भी आप चला रहे हैं। तो टाइम को आप कैसे मैनेज करते हैं, थोड़ा सा आप ये बताइए। टाइम मैनेजमेंट ना सारी माइंड की गेम होती है जी। मुझे अपना बिजनेस भी देखना, मेरा शूज़ का कारोबार है, मुझे लंगर भी देखना है, मुझे डेड बॉडी वैन भी देखनी है, हमारी एम्बुलेंसेस भी चलती हैं जी कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो अगर आपने अपने आप को टाइम मैनेज कर लिया तो ये सारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हर चीज़ को टालते रहते हैं कि अभी नहीं अभी नहीं, जी लेकिन अगर आप टालने की बजाय काम करना शुरू कर दें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अभी आपका जैसे ये शेड्यूल था कि 3:30 बजे प्रोग्राम है, तो शेड्यूल्ड है ना आपका सारा जी प्रोग्राम, जी तो अपने आप को शेड्यूल्ड करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। जी जब आप शेड्यूल कर लेंगे तो आप सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर लेंगे। जब मैंने आपका ये प्रोग्राम अपने लिए बुक किया कि आज मुझे 3:30 आना है, तो मैंने आज लंच भी टाइम से कर लिया, बिल्कुल। अपने लंगर पे भी हो आया, एम्बुलेंस ड्राइवर से भी मीटिंग कर ली, और जहाँ जहाँ से आज रोटियाँ उठानी थी मंडे आज, तो मंडे को हमारे को 8 स्कूलों से रोटियाँ आती लंगर के लिए, वो भी उठा ली। तो हर चीज़ ऑर्गेनाइज है। अभी 4 बजे के बाद जो दूर पार की रोटियाँ आएंगी वो लेने के लिए गाड़ी दोबारा चली जाएगी। जी। और इतना बिज़ी शेड्यूल होता है आपका, उसके बाद भी आपने टाइम निकाला। और जब हम टाइम की बात करते हैं और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बातचीत कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मैं आपसे ये जानूं कि आप एक फ्यूनरल वैन भी चलाते हैं। और मैंने खुद देखा है, दर्शकों आप इस चीज़ से एग्री करते होंगे। अगर आप शिमला में रहते हो या शिमला के आसपास हिमाचल में रहते होंगे तो आपने देखा होगा कि बॉबी जी आप कई बार खुद ड्राइव कर रहे होते हैं उस फ्यूनरल वैन को, और आप डेड बॉडीज़ को लेके जाते हैं। तो फ्यूनरल वैन खुद चलाने के लिए या फ्यूनरल वैन चलाने के लिए क्यों आपके जहन में ऐसा आया? देखिए, ये जो सेवा मैं कर रहा हूँ ये पिछले लगभग 28 वर्षों से कर रहा हूँ, और मेरा ये पैशन है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी के काम आ जाऊँ। हालांकि अब बहुत कम चलाता हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं सेवा जब भी मौका मिलता है। डेड बॉडीज़ की कॉल तो हमारे पास 1 2 3 रोज़ की होती हैं, जी लेकिन जो मैंने अभी पिछले हफ्ते एक डेड बॉडी छोड़ी है। अदरवाइज़ अब मेरे ड्राइवर्स हैं, मेरी एक पूरी टीम है, लंगर का सेटअप है, वॉलंटियर्स बहुत सारे जुड़ गए हैं, वो अपने अपना सेवा कार्य करता है। लेकिन जब जब मुझे भी मौका मिलता है तो मैं डेड बॉडी वैन की सेवा करना बहुत पसंद करता हूँ।
इस करके नहीं कि कोई मरा है, लेकिन ये सेवा ही एक अलग किस्म की सेवा कि आप उस व्यक्ति के काम आ रहे हैं जिसको उस वक्त आपके सिवा कोई भी जी और होप नहीं है। जी जब रात को 2 बजे भी आपको कॉल आ रही है और दूसरी तरफ खड़ा व्यक्ति जब आपको कॉल कर रहा है तो आप उसके लिए एक रे ऑफ होप है। लेकिन पुराने वक्त में लोग डरते थे कि डेड बॉडी ज़्यादा खतरनाक होती है, लेकिन मैंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बताया दर्शकों कि जिंदा आदमी ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। डेड बॉडीज़ कभी किसी का कोई नुकसान नहीं करती। जी, ये आपने बहुत बड़ी बात की है और ये एक रियलिटी भी है कि डेड बॉडी शायद किसी का कोई नुकसान नहीं करती। जी, जो ज़िंदा लोग होते हैं, हम लोगों के अंदर शायद द्वेष भावना होगी, डेड बॉडी के अंदर वो नहीं होती है। तो सर, जब हम डेड बॉडीज़ की बात करते हैं, आप डेड बॉडीज़ को जब आप लेके जाते हैं, क्या लावारिस डेड बॉडीज़ भी आपके पास आती होंगी? उनका अंतिम संस्कार या देह संस्कार क्या आप खुद करते हैं? हमारे पास लगभग जो एमसी एरिया में, पूरे शिमला के एमसी एरिया में जितने भी डेड बॉडीज़ आती हैं वो हमारे पास आती हैं क्रीमेट होने के लिए। उसमें एमसी के एम्प्लॉयज़ हमारे साथ जाते हैं और वो हम उनका क्रीमेशन करते हैं। जी और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हो सके तो अपनी बॉडीज़ को अब डोनेट करने का सोचें। आपकी आंखें डोनेट हो सकती हैं, आपके बॉडी के बाकी अंग डोनेट हो सकते हैं। शिमला में अभी बहुत सारे अंगों की प्रत्युत्पादन नहीं होता, लेकिन आइज़ आप डोनेट कर सकते हैं अगर आपके घर में, क्योंकि मरना तो देखिए सबने ही है। जी बिल्कुल। अगर आपका कोई प्रियजन मर जाता है तो आप तुरंत से आईजीएमसी के मेडिकल कॉलेज में आई बैंक से कांटेक्ट कीजिए जी और आइज़ डोनेट कर दीजिए। मेरी माँ जो कि 2017 में 21 अक्टूबर को मरी, तो हम परिवार ने पहले ही डिसाइड कर लिया था, क्योंकि मेरे मदर 5 दिन कोमा में रहे, तो हमने डिसाइड कर लिया था कि जिस दिन ये मरेंगे उस दिन हम उनकी आइज़ डोनेट कर देंगे। और पूछने पर मुझे बताया गया कि एक रामपुर में और एक किन्नौर में किसी पेशेंट को वो लगाई गई। हालांकि प्रोटोकॉल है कि वो नाम नहीं बताते, लेकिन सिर्फ इतना ही पता चल पाया कि वो किसी बाहरली जगह के पेशेंट्स को लगाई गई। तो मेरे लिए कितनी खुशी की बात है कि मरने के बाद भी मेरी माँ जिंदा है, किसी की आंखों में जिंदा है। अब पता नहीं हो वो लोग अभी तक जीवित हैं या नहीं हैं, लेकिन मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। आप लोगों से भी अपील है कि मरने के बाद भी जिया जा सकता है। जीते जी तो हम जीते नहीं हैं, लेकिन मरने के बाद भी अगर आप जीना चाहते हैं तो अपनी बॉडी को डोनेट करें, आँखों को डोनेट करें और अपने फैमिली मेम्बर्स को कम से कम अवेयर कर दें कि जब भी आपको कुछ हो तो आप तुरंत आपको हॉस्पिटल जाकर आपकी बॉडी डोनेट कर दी जाए। जी, और आपने अवेयरनेस इस बारे में काफ़ी फैलाई है। ये एक टैबू टॉपिक नहीं होना चाहिए। और हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, लोग एक्टिवली इस चीज़ को इंकरेज करते हैं कि आप अपनी बॉडी को डोनेट करें या बॉडी के पार्ट्स को डोनेट करें। और जब हम इंडिया की बात करते हैं, पॉपुलेशन की हम बात करते हैं, बॉबी जी आपने देखा होगा कितने ऐसे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको बॉडी पार्ट्स की ज़रूरत होती है। मिथ है, देखिए जैसे मेरा अपना किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ, तो जब मुझे किडनी नहीं मिल रही थी तो मुझे बताया गया कि आप पीजीआई में नोट करवा दीजिए। पीजीआई में एक कंसेप्ट है कि जब कोई एक्सीडेंट केस आता है और परिवार की रजामंदी होती है तो मरने से पहले उस व्यक्ति की किडनी निकालकर दूसरे व्यक्ति जिसको किडनी की ज़रूरत है वो दे दी जाती है। और लगभग 1.5 से 2 साल का वेटिंग पीरियड है जी इस काम के लिए। लेकिन हिमाचल में अभी अवेयरनेस नहीं है या उस तरह की सुविधाएं नहीं है। लेकिन आप सोचिए, जो व्यक्ति किडनी की वजह से मरने की कगार पे खड़ा है और दूसरी तरफ जब एक व्यक्ति मरने ही वाला है उसके बॉडी पार्ट्स दूसरे के अंदर लगा दिए जाएंगे, तो मरने से पहले वो व्यक्ति दूसरे को कुछ ना कुछ देकर जा रहा है। जी जी क्योंकि मरना तो एक सच है। बिल्कुल। हम कितना जी लेंगे, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, एक लिमिट तो है ही है हमारे जीवन की। जी सर, आपको किडनी आपकी वाइफ ने दी है, तो परिवार वालों का कैसा सहयोग रहता है? क्योंकि आपका शेड्यूल इस प्रकार से रहता है, समाज सेवा के साथ आप जुड़ें, तो परिवार वाले इनकरेज करते हैं आपको? परिवार वालों की वजह से ही मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ, क्योंकि शुरुआती तौर पर उनको अगर आपने कन्विंस कर लिया तो आप सोशल वर्क जितना मर्जी कर लो। आजकल हम देखते हैं कि सोशल वर्क के बारे में बातें बहुत की जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर काम कम होता है। लेकिन अगर आपने अपने परिवार को कन्विंस कर लिया तो आपके लिए बहुत सारे द्वार खुले होते हैं। क्योंकि अब जब से मैं ये सेवा कर रहा हूँ, मुझे बहुत बड़े बड़े मंचों पर जाकर लोगों को देखने का, मिलने का मौका मिलता है। तो मैं जब उनको देखता हूँ कि वो इतने बड़े बड़े यूनिक काम कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को एनालाइज करता हूँ, तो मैं शायद 1% भी काम नहीं कर रहा हूँ। और वाकई मैं 1% भी नहीं कर रहा। जब मैं चंडीगढ़ में, दिल्ली में या और अब्रॉड जाकर भी देखता हूँ, तो वाकई लोग बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं जो काबिल तारीफ़ है।
पर सर मुझे लगता है कि ये तो आपकी हम्बलनेस है, आपकी ह्यूमिलिटी है कि आप इस चीज़ को ऐसा कह रहे हैं। पर हिमाचल में आपने जितने लोगों का भला किया, जितने लोगों को आपने फ्री में लंगर चखाया है या लोगों की मदद की है, जिनके प्रियजन की डेथ हो जाती है, उनको उन फ्यूनरल वैन में उनकी डेड बॉडी शमशान घाट तक ले जाने में आपने लोगों की मदद की है, हाँ, मुझे वो लगता लगभग है। 7,000 डेड बॉडीज़ को मैं अभी तक सर्व कर चुका हूँ पिछले 28 सालों में, जिनको घर से शमशान घाट या हॉस्पिटल से घर या लावारिस डेड बॉडीज़ को सेवा की है, वो लगभग जी। और सात सर आठ हज़ार शिमला की बात करें या हिमाचल की बात करें, जो हमारा भौगोलिक परिवेश है, वहाँ पे हम ये देखते हैं कि शमशान घाट थोड़ा दूर भी होता है। आप फिजिबल नहीं होता कि आप एक डेड बॉडी को 4 लोग लेके जाएं इतनी दूर तक। तो जो आपका ये फ्यूनरल वैन का जो आपने चलाई है, उसके लिए तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है कि कई बारी आपने। तो आप इमेजिन कीजिए हरजीत 4 लोग भी नहीं होते। मुझे बहुत सारे अपने इंसिडेंट्स हैं, उसके ऊपर तो मैं एक एपिसोड कर सकता हूँ, जो अभी तक के मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जी। कि जब हम कई बारी डेड बॉडीज़ को छोड़ता हूँ तो एक बारी तो सिर्फ महिलाएं थी 3, और वो भी बहुत बुजुर्ग महिलाएं थी जो एक व्यक्ति की डेड बॉडी को क्रीमेशन लेकर जाना चाहते थे। सर कभी आपको अंदर से लगता है जब आप ऐसी घटनाएं देखते हैं, कई बार मन मन जिसको कहते हैं कि मन पे इम्पैक्ट पड़ता है या थोड़ा सा बुरा लगता है, कोई ऐसी फीलिंग आती है कभी देख के? हालात तो बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से अभी भी विश्वास पक्का है कि अभी भी बहुत वक्त बचा है जी। और बहुत कुछ किया जा सकता है। जी सर, इंसानियत की बात होती है और इंसानियत का परचम आप लहरा रहे हैं। जब हम समाज सेवा की बात करते हैं, बहुत सालों से आप समाज सेवा कर रहे हैं। अब तो हम बहुत देखते हैं सोशल मीडिया पे लोग कुछ भी समाज सेवा कर रहे होते हैं, पर फ़ोन उनका पहले होता है ताकि वो इंस्टाग्राम या फेसबुक के लिए रील बना सकें। पर आपका कभी ऐसा नहीं रहा। मैं तो खुद भी बहुत सालों से आपको कार्य करते हुए देखा है। तो सर मतलब लाइफ में क्या कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया था कि आपने सोचा कि मैं फुल टाइम अपने जीवन का इस पे लगाऊंगा? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसी क्या रीज़न रही। तो मैंने जब डेड बॉडीज़ का आपको बताया कि दैट हम्म। वाज माय पैशन। मुझे वो गाड़ी चलाने का शौक़ था कि उसको गाड़ी को कभी भी कहीं से भी ले जाओ सायरन मारते हुए, लोग लिफ्ट भी नहीं मांगते, हाथ भी नहीं जी। देते उसको। लेकिन जैसे जैसे मैंने वो अपना पैशन को थोड़ा सा जिया तो पता चला ये तो बहुत बड़ी सेवा है। इस हम्म। तरह ही हमारा वो लंगर है जो पिछले अब लगभग 2014 में शुरू किया था, 2024 आ गया, इस 25 अक्टूबर को 10 साल हो जाएंगे, और रोज़ के लगभग 3,000 पेशेंट्स। अभी जब मैं 2 बजे वहाँ से चला आईजीएमसी से, तो अभी भी लाइनें लगी हुई थी। 11 बजे दिन का लंगर शुरू हो जाता है, जी। सुबह 7 से 9 भी होता है, रात को भी होता है, और लगभग 33,000 बच्चे हमें रोटियां देते हैं। आप इमेजिन कीजिए, पूरे हिमाचल से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरे हिमाचल के लोग खाने आते हैं। तो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हर घर से रोटियां भी आ रही हैं जी। और खाने वाले लोग भी आ रहे हैं, और वो खाने वाले ऐसे लोग हैं जिनके पास शायद इलाज के पैसे भी नहीं हैं। जी। कितनी ये बड़ी ब्लेसिंग है कि हमने एक प्लेटफॉर्म दिया जिसमें देने वाले भी आ रहे हैं, खाने वाले भी आ रहे हैं। सर बच्चे आपके साथ काफ़ी जुड़े हैं और बच्चे रोटियां भी भेजते हैं आपको आपके रोटी बैंक में। तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? मैं उनका थैंक यू करना चाहूँगा और उनको ब्लेसिंग्स देना चाहूँगा, और एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। जब मैं पीछे जैसे एक स्कूल में गया जी। रोटियां लेने के लिए, तो जब मैंने क्लासरूम में जाके बोला कि आज मंडे है और आज आपका डे है, आप रोटियां लेकर आए हैं, तो 2-4 बच्चे जो रोटियां लानी भूल गए थे किसी वजह से, उन्होंने अपना लंच उठा के दे दिया कि अंकल आप हमारी रोटियां ले जाओ, हम तो घर जाकर खा लेंगे और हमारी मम्मा तो हमारे को भूखे रहने ही नहीं देती, तो आप प्लीज़ हॉस्पिटल के लोगों के लिए रोटियां ले जाओ। जी। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इतने सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। अब हमने रोटी मशीन भी लगा दी है, पेड़े बनाने वाली मशीन भी लगा दी है, और लगभग रोज़ का 100 किलो आटे की हम रोटियां बनाते हैं। हम्म। 150 से 200 किलो चावल हमारा रोज़ का लगता है, 100 किलो दाल रोज़ की लगती है। लेकिन वो लंगर निरंतर पिछले 10 सालों से चल रहा है, और हमसे प्रेरणा लेकर हिमाचल के बहुत सारे अस्पतालों में अब लंगर लगाए जाते हैं। जी। वेन्यू बदल दिया हमने। पहले लोग लंगर लगाते थे धार्मिक स्थानों पर जाके, वहाँ लगाना मुबारक है, लगाने चाहिए, लेकिन असली जगह लंगर लगाने की हॉस्पिटल है, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ कोई भी व्यक्ति खुशी से नहीं आया हुआ, और शायद उसके पास खाने के पैसे भी नहीं है, वो इलाज कहाँ से करवाएगा। जी। सर जब लोग आते हैं और लंगर चखते हैं तो कई बार लोग आपको आशीर्वाद भी देते होंगे, कैसा फील करते हैं आप? वो मोमेंट बयान नहीं किए जा सकते। जब मेरी उम्र लगभग 50 वर्ष हो चुकी है, और जब 70-80 साल के लोग भी मेरे पाँव छूने की कोशिश करते हैं, तो वो एक बड़ी ब्लेसिंग है। और वो दोनों हाथ जोड़कर जब ब्लेसिंग देकर जाते हैं, आप सोचिए जी। 10 साल लगाना,
अपने आप में ये मेरा कोई काबिलियत नहीं है, ये सब उन लोगों की दुआएं हैं, और वो लोग जो दुआ करते हैं हमारे लिए, उसकी बदौलत ये लंगर चल रहा। जी। पर बॉबी जी कभी थक नहीं जाते? आपको लगता नहीं है कि बहुत हो गया? और थोड़ा सा आपका हेल्थ का भी थोड़ा इशू रहा है, अब तो खैर आप बिल्कुल फिट हो चुके हैं, तो कभी ऐसा लगता नहीं कि नहीं मैं थक चुका हूँ, अब मैं नहीं कर पाऊँगा ये? बहुत थक जाता हूँ कई बारी, लेकिन जब उनको देखता हूँ अब, क्योंकि मैंने अपने आप को फिक्स कर लिया हुआ है, मैं 9 से 9 तक ही फ़ोन उठाता हूँ, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक। पहले रात की डेड बॉडीज़ की कॉल भी अटेंड करता था। जी। कोशिश करता हूँ कि सबके काम आऊँ, लेकिन नहीं आ सकता, तो उसके लिए आपके चैनल द्वारा मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि अब बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जी। मैं सारे फ़ोन नहीं अटेंड कर पाता। कोशिश करता हूँ सबको रिटर्न कॉल करने की भी, लेकिन बहुत सारे कॉल्स नहीं उठा पाता, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा सबसे। जी। लेकिन ये भी चाहता हूँ कि सब लोग अगर मुझसे प्रेरणा ले रहे हैं तो वो स्वयं खड़े हो जाएं, अपने नज़दीकी अस्पताल में जाएं, ऐसे सरकारी अस्पताल में जाएं जहाँ पर कोई कैंटीन नहीं है, ढाबा नहीं है, जी। और लोगों को खाना खिलाएं, उनकी दुआएं लें। बिल्कुल। उनकी दुआओं में इतनी शक्ति है, जो दुआएं आप अपने अपने धार्मिक स्थानों से भी ले नहीं पाएंगे, जी। वो दुआएं आपको वो लोग देंगे जिनको आपने 2 रोटी खिलाई है। जी। सर बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होके अब अपने निकटतम जो अस्पताल है वहाँ पे इस प्रकार से लंगर चला रहे हैं, और सबसे पहले आप ही ने इस चीज़ की शुरुआत की थी हिमाचल में आईजीएमसी में, जी। तो उन लोगों के लिए तो आप इंस्पिरेशन हो। पर आपके जीवन में क्या कभी कोई इंस्पिरेशन रहा है, पेरेंट्स इंस्पिरेशन रहे हैं या कोई और ऐसा व्यक्ति जिससे आप काफ़ी इंस्पायर हुए हों? बहुत सारे मैं व्यक्तियों से मिलता हूँ जिनसे मैं इंस्पायर हूँ। भाई पूरण सिंह जी हैं, अगर मेरे दर्शक मुझे अच्छी तरह से सुन रहे हैं तो एक फ़िल्म है एह जन्म तुम्हारे लेके, जो अमृतसर में पिंगलवाड़ा है, ये उसके ऊपर बनाई गई है कि कैसे वो पिंगलवाड़ा ने सेवा शुरू की थी। अब तो पिंगलवाड़ा की तर्ज पर पूरी दुनिया भर में काम हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको मौका लगे तो वो फ़िल्म ज़रूर देखिए यूट्यूब में, एह जन्म तुम्हारे लेखे। इतनी बेहतरीन फ़िल्म है, और सेवा की परिभाषा को उन्होंने बताया कि सेवा का स्तर कितना ऊंचा रखा हुआ है। जी। और सर जब हम बात करते हैं सेवा की, और हम जब लंगर की बात करते हैं, लंगर में अगर कोई सेवा करना चाहे या कोई लंगर देना चाहे तो बहुत इजीली वो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से आप तो सोशल मीडिया पे भी आपका नंबर तो इजीली अवेलेबल है ही, तो अगर कोई सिर्फ सेवा ही करना चाहे तो क्या उसके लिए भी वो आ सकते हैं? हमारे लंगर में आप बर्तनों की सेवा कर सकते हैं, बर्तन धोने की, खाना बांटने की, पानी पिलाने की। हमारे को डोनेशन आप रॉ मटेरियल के रूप में दालें, चावल, दलिया, आटा, जी। सरसों का तेल दे सकते हैं। लंगर की बुकिंग करवा सकते हैं। कभी भी कोई सामान पूरे शिमला में कहीं से भी उठाना है तो सारा दिन हमारी गाड़ियाँ रोटी वैन की चलती रहती। मेरा बहुत ईजी सा नंबर है, मैं जी। शेयर करना चाहूँगा, 94 180 61 94 180 61 000। मेरे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं सरबजीत सिंह बॉबी के नाम से। जी। यूट्यूब और गूगल में मेरी बहुत सारी टॉक्स हैं सेवा के बारे में, सरबजीत सिंह बॉबी के नाम से। अगर आप यूट्यूब में या गूगल में मेरा नाम सर्च में डालेंगे तो आपको उसमें भी बहुत सारी टॉक्स मिल जाएंगी। नंबर बहुत इजी, मैंने आपको बताया, दोबारा से लिख लें, जी। 94 180 61 000 पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जी। और सेवा करना अगर आप चाहते हैं तो सर ने तो नंबर दिया ही है, आप और आप निकटतम जो अस्पताल है वहाँ पे तो सर आईजीएमसी में आपका चल रहा है, और शायद केएनएच में भी आप केएनएच हॉस्पिटल में भी हमारे को 8 साल हो गए हैं। 2016 में केएनएच में शुरू किया था, और इसी मई महीने में शुरू किया था। 16 मई को उसको 8 साल हो जाएंगे। 25 अक्टूबर 2024 में आईजीएमसी वाले लंगर को 10 साल हो जाएंगे। जी। और दोनों ही अस्पतालों में अगर आप आकर सेवा करना चाहें, और कुछ नहीं कर सकते तो अस्पताल में जाकर लोगों को यही बता दीजिए कि लंगर चल रहा है, वो लंगर आकर खा लें। ये भी बहुत बड़ी सेवा है, जी। क्योंकि बहुत सारे लोग जब इमरजेंसी में आते हैं तो वो भगदौड़ में ये सोचकर आते हैं कि जाएंगे और इलाज करवा के आ जाएंगे, और इनको दिनों महीनों वहाँ पर रहना पड़ता है। जी। तो बहुत सारी सेवाएं आप अस्पताल में रहकर कर सकते हैं। अपना बर्थडे, एनिवर्सरी, किसी पूर्वज का याद में लंगर करवा सकते हैं। बल्कि बहुत सारे लोग जब अपना इलाज करवा के घर को जा रहे होते हैं जी। तो वो बहुत सारी डोनेशन लंगर के लिए देना चाहते हैं, या जब जिनके कई प्रियजन मर जाते हैं तो उनके जब रिलेटिव्स आते हैं हमारे पास तो कहते हैं जी हमारे उस मरने वाले व्यक्ति की इच्छा थी कि जब मरूंगा तो आप डोनेशन उस लंगर में देना। वाह क्या बात।
मतलब कि लोगों का इतना जुड़ाव है आपके साथ। सर पब्लिक सपोर्ट की हम बात करते हैं, जैसा आप सुना रहे हैं कि पब्लिक की सपोर्ट तो काफ़ी आपके साथ है ही, और पब्लिक भी आपके साथ काफ़ी हद तक जुड़ रही है। और यूथ की अगर हम बात करें सर, हिमाचल में हम देख रहे हैं कि ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, ड्रग्स की वजह से हमारी यूथ भी ख़राब हो रही है। तो आपको लगता है कि यूथ को इन चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए कि हम जब हम हेल्थ की बात करते हैं, कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और जब भी किसी का बर्थडे होता है तो उसको अक्सर दुआओं में ये कहा जाता है कि आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, और पहला सुख निरोगी का है सर, इस प्रकार से कहा जाता है। तो हेल्थ के लिए युवाओं को आप कैसे इंस्पायर करते हैं? युवाओं से पहले हम युवाओं को देखिए बार बार लेक्चर कर रहे हैं कि आप नशे ना कीजिए, नशे ना कीजिए, लेकिन उनके साथ बैठकर अगर आप उनसे पूछेंगे कि वो इस तरफ काहे को गए, तो आपको बहुत सारे और फैक्ट्स मिलेंगे। उनके पेरेंट्स द्वारा उनकी केयर ना करना, उनके जी। बारे में ना पूछना, अपने आप को हमेशा बिजी रखना, अपने ऑफिस जॉब से रिलेट रहना, और अपना एक सोशल सर्कल अलग ही बना लेना। मैं ये चाहता हूँ कि जब भी कोई बच्चा बिगड़ता है तो पेरेंट्स का भी उसमें बहुत बड़ा एक योगदान होता है। सिर्फ बच्चे का कसूर नहीं है। बच्चे को अगर आपने शाम को आकर ये नहीं देखा कि आज उसने स्कूल में क्या किया, वो पढ़ा कैसे, उसका होमवर्क हुआ या नहीं हुआ, जी। क्योंकि कई बारी वो प्रेशर में है, आपने उसको एक प्रेशर दे दिया हुआ है। आज मेरे ख्याल से आज 10th का रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाला है, जी। तो अगर आज का रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तो आप देखना बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे, वो नशे की तरफ चले जाएंगे। लेकिन हमें उन्हें हौसला देना है अपने बच्चों को, बिल्कुल। कोई बात नहीं बेटा, अगले साल पास हो जाओगे। लेकिन आज ये बहुत एक महत्वपूर्ण दिन है, आज 10th का रिज़ल्ट आ रहा है। आज अगर आपका बच्चा पास हुआ या नहीं हुआ, आप उसकी गर्दन मत पकड़ लेना, प्लीज़ उसको संभालना, उससे पूछना किस वजह से उसके आज मार्क्स कम आए। अगर आज आपने उसको थप्पड़ मार दिया, उसकी पिटाई कर दी, और हो सकता है कुछ बच्चे आज अपने घर ही ना आए जब उन्होंने अपना रिज़ल्ट कहीं पर पता कर लिया हो, जी। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10th की रिज़ल्ट के बाद बच्चों का एक अलग भविष्य तय होता है। बिल्कुल। क्योंकि जो 10th के बच्चे हैं ये 15 या 16 साल की एज में है, और इसी एज में, इसी एज ग्रुप में आज के दिन के बाद बच्चे या तो नशे में जाएंगे या बिल्कुल। प्रॉपर स्टडीज़ में जाएंगे। तो आज अपने बच्चे को, चाहे वो कैसा भी रिज़ल्ट लेकर आए, उसको शाबाशी देना, कोई बात नहीं, यू कैन डू ऑलवेज वेल। जी। सर युवा और ख़ासकर जब हम बच्चों की बात करते हैं, यंगस्टर्स की हम बात करते हैं, वो भी शायद आपके साथ काफ़ी जुड़े होंगे। आपकी जो टीम के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? मेरी टीम भगवान का रूप है, वो मेरे साथ जुड़ी हुई है, और उसी की बदौलत ये लंगर चल रहा है। जी। अब मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाता, लेकिन मेरी टीम है, मेरी रोटी बैंक की ठ्योक की टीम है, मेरी रोटी बैंक की तत्ता पानी की टीम है, फागू की टीम है, कुफरी की टीम है, कुनिहार की टीम है, टूटू की टीम है। जी। किस किस टीम का नाम लूँ? ये सारी टीम्स अपने अपने निर्धारित दिन पर वहाँ पर आकर सेवा करती है और उस लंगर को सुचारू रूप से चलाती, क्योंकि अकेले मेरे बस का भी इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट चलाना नहीं है, जहाँ हज़ारों लोगों को रोज़ लंगर खिलाना है। बिल्कुल सर, और मुझे लगता है जो आपकी टीम है वो भी आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई है, और जो हमारे दर्शक अभी आपको देख रहे हैं आपके जीवन से वो भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे। चाहे हम रोटी बैंक की बात करें, फ्यूनरल वैन चलाने की बात करें, और खासकर रक्तदान की बात करें, आपने अपने जीवन में ऐसी चीज़ें करी हैं जो शायद मुझे लगता है कि अगर भगवान ही धरती पर उतर गया है तो वो गलत नहीं होगा। सर आप हमारे कार्यक्रम इनसे मिलिए में आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, कार्यक्रम इनसे मिलिए में बस आज इतना ही है। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।